फ़ौज में साबिक फ़ौजियों की 3 की गिरफ्तारियां, ऊपर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इसका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। महमल भट्टी साहब ने बड़ी बड़ी खबरें दी हैं हमें और कहते हैं आगे भी आने वाला बड़ा एक्शन हो सकता है इस सिलसिले में। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान होगा सियासी तौर पर, या इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए लीना, पहली तो चीज़ ये है कि हमें मालूम है कि जनरल, और अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें क्योंकि सामने भी आ गई हैं, कि जनरल फैज़ का जो क्या किरदार था इमरान खान साहब की हुकूमत में आने से पहले भी उनको बचाने में, और उस इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान भी। और वो खाली जनरल फैज़ नहीं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट जो उस वक्त थी, यानी कि एक तो जनरल बाजवा ने जो एक इंटरव्यू दिया था उसके अंदर उन्होंने बनी गाला वाला पूरा वाक़या बताया कि किस तरीके से बनी गाला के वो पेपर्स पूरे नहीं हो रहे थे, फिर साकिब निसार और जनरल फैज़ के दरमियान भी क्या बात हुई कि अगर इमरान खान नहीं बचेगा तो फिर क्या करेंगे, तो फिर इसलिए एंड के ऊपर जो है जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और इनको बचा लिया गया था। फिर जो हुकूमत के अंदर जो चीज़ें हुई, आपको याद होगा कि जब वो सेनेट के अंदर वो जो 64 लोगों का वोट था और फिर वो वोट किस तरीके से गायब हुए, उसके अंदर हासिल बिजिंजो साहब मरहूम ने जनरल फैज़ का नाम लिया था कि ये कौन लोग थे, जनरल फैज़ के लोग थे। अच्छा, फिर उसके अलावा आपको याद होगा कि जब गिलानी साहब की जो सेनेट की सीट वो जीते थे तो उसके बाद एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया था इमरान खान साहब ने, और हुकूमत उस वक्त गिर जाती है। बातें बाद में खुलकर सामने भी आई, लेकिन फिर एस्टैब्लिशमेंट ने इनके लोग पूरे किए, ISI ने इनके लोग पूरे किए। अच्छा, उसके अलावा जो बजट पास करना होता था, ऐसी जो भी चीज़ें होती थी उसके अंदर किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट और ISI जो है वो लोग पूरे करती थी, और ये अब तो PTI के लोग भी बताते थे, और जो उस वक्त इनके एलाइज थे वो तो खुल के कहते थे कि हमें किस तरह से यहाँ लाया गया, क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे सामने है। फिर खैर खान साहब खुद भी बताते थे कि किस तरह से उनकी हुकूमत तो जनरल बाजवा चला रहे थे, और ये वाली चीज़ें भी। और फिर एक और चीज़ लीना कि जिस तरह जो बात उन्होंने की अफगानिस्तान से रिलेटेड के उसमें असासा थे, लेकिन आपको शायद याद हो कि 2022 में खान साहब ने बताया था कि उनको क्योंकि मालूम उनको पता चलना शुरू हो गया था कि जुलाई से ही कि उनकी हुकूमत गिराने का एक प्लान है, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि हमारा इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हो जब तक ये सर्दियां ना निकल जाए। तो मुझे आप ज़रा ये पहली चीज़ तो बता दें कि एक प्रीमियर एजेंसी का जो ISI चीफ है, उनका क्या काम है कि वो एक पॉलिटिकल आर्म ऑफ द गवर्नमेंट की तरह जो है वो इस तरीके से किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये उन्होंने खैर काफ़ी सहूलतकारी तो उन्होंने हुकूमत में होते हुए तो उन्होंने की। अब जो चीज़ें हैं लीना, अब वाली चीज़ें क्यों ये ज़रा तशवीशनाक हैं, सीरियस एलिगेशंस भी हैं, क्योंकि ये तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो पॉइंट आउट तो करता है जनरल फैज़ की तरफ, और वो नुकसान का इसी से जो ताना बाना इसलिए जोड़ा जा रहा है कि अगर इनको कोई नुकसान होगा कि एक तो होती है पॉपुलैरिटी और दूसरी चीज़ होती है कि सिस्टम के अंदर कोई सपोर्ट हो, और वो सिस्टम के अंदर जो सपोर्ट है वो पोस्ट रिटायरमेंट जनरल फैज़ के बारे में जो बातें की जा रही हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि ये ख़तरनाक बात है और ये सीरियस भी है, क्योंकि ट्रेडिशनली तो हमने देखा कि एस्टैब्लिशमेंट के एसेट्स होते हैं, वो खास जुडिशरी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, सियासी जमातों के अंदर हो, मीडिया के अंदर हो, लेकिन वो फिर एस्टैब्लिशमेंट के एसेट्स रहते हैं। इस तरह जो चीज़ देखी गई वो ये थी कि वही एस्टैब्लिशमेंट के एसेट्स जो थे वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो गए। तो ये जो चीज़ मतलब मेजॉरिटी उनमें से, सब लोग तो नहीं लेकिन मेजॉरिटी उनमें से, और ये भी कहा जाता है कि उनका ताल्लुक जो था ज़ाती तौर पे जनरल फैज़ के साथ था। तो ये एक यूनिक बात है कि एक शख्स जो रिटायर हो गया, क्या उसके पास वाकई इतनी पावर या इन्फ्लुएंस थी कि वो सिस्टम में मौजूद लोगों को वो कंट्रोल कर रहे थे सर्विंग वालों से ज़्यादा। तो इसका तो एविडेंस यानी कि ये जो इल्ज़ाम जिस तरह आपने भी अभी दोहराए कि वो कह रहे थे कि 9th में भी उनका किरदार है और भी चीज़ों के अंदर उनका अगर किरदार है, तो इसके ऊपर ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ है। तो इसका एविडेंस बिल्कुल सामने आना चाहिए, और इसकी जब तक डिटेल सामने नहीं आएंगी तो जाहिर बात है हम इसके ऊपर कोई वाज़े पोजीशन उस तरीके से नहीं ले सकते। लेकिन ये बड़ी खतरनाक और अनप्रेसिडेंटेड किस्म की जो है एलिगेशंस हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है तो फिर सियासी नुकसान हो सकता है कि अगर वाकई सिस्टम के अंदर इस तरह की सपोर्ट थ्रू जनरल फैज़ कोई चीज़ थी या नहीं, तो ये हमारे सामने अभी आना बाकी है। अच्छा मज़े साहब, ये एक रुझान या ये किस तरह से यकीन दिलाया जाए कि आज इस्टेब्लिशमेंट का मूड चेंज हुआ है, दूसरी पार्टी की तरफ है, तो ये सिर्फ एक इंतकामी कार्रवाई है, उस सिलसिले में आगे नहीं है फेस सेविंग, ये एक सीरियस एफर्ट है जिसके ऊपर फ्रूटफुल भी होगी ये? देखिए, बहुत दिलचस्प जो पोजीशन ली गई है कि पोस्ट रिटायरमेंट जनरल फैज़ की एक्टिविटी क्या थी। सवाल ये है कि प्री रिटायरमेंट जनरल फैज़ की एक्टिविटी क्या थी,
और जब आप प्री रिटायरमेंट जनरल फैज़ की एक्टिविटी देखें तो फिर आप जनरल बाजवा की एक्टिविटी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो सिर्फ पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटी पर क्यों फोकस किया गया, जबकि आर्मी एक्ट के तहत, आर्मी के कवानीन के तहत तो फ़ौज को सियासत में मुदाखलत करनी ही नहीं चाहिए। फ़ौजी जो जनरल्स हैं उनका पॉलिटिक्स में हिस्सा होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ आप इंस्टीट्यूशनल पोजीशन नहीं ले रहे, यहाँ आप ये फैसला नहीं कर रहे कि नहीं, इन फ्यूचर ISI का कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होगा, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद ने ऐसा क्या मुख्तलिफ किया जो इससे पहले रहने वाले DGI ने नहीं किया। क्या जनरल पाशा का रोल कोई मुख्तलिफ था? क्या जनरल ज़हीरुल इस्लाम का रोल कोई मुख्तलिफ रहा? क्या जनरल हमीद गुल का रोल कोई मुख्तलिफ रहा? आपकी, क्योंकि आपकी जो एक प्रीमियर एजेंसी है, आपने इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व कर लिया कि उसकी वजह से यहाँ जो मुख्तलिफ हुआ, यहाँ मुख्तलिफ ये हुआ कि जो DGI थे और आर्मी चीफ थे उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ और उसके बीच में प्राइम मिनिस्टर थे। ये सिलसिला अक्टूबर में शुरू हुआ, अक्टूबर 2021 में। और उसके बाद की अगर आप सियासी एक्टिविटीज़ देखें, उसके बाद की एक्टिविटीज़ देखें तो आपको नज़र आता है कि एकदम ऑल ऑफ अ सडन PDM में हवा भर दी गई और PDM एकदम एक्टिव हो गई। वो PDM जो मुंतशिर थी, पीपल्स पार्टी अलग हो गई थी PDM से, बाकी जमातें अलग हो गई थी। यहाँ अक्टूबर में जब फाइल इमरान खान साहब दबा के बैठ गए जनरल फैज़ की ट्रांसफ़र की, तो वहाँ से एक कशीदगी का आगाज़ होता है और वहाँ से एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है और वहाँ जो जी चीज़ें सामने आई हैं। उसके बाद जनवरी ऑनवर्ड्स क्या होता है, जनवरी 2022 ऑनवर्ड जो है वो चीज़ें कहीं देखा जा रहा है कि डैमेज को कंट्रोल किया जाए, जिसकी वजह से जनरल बाजवा से जाके वज़रा मिलते हैं। फिर जब 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक मूव होती है तो इमरान खान साहब को ये यकीन दिलाया जाता है कि ये तहरीक जो है नाकाम हो जाएगी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ये एहसास होना शुरू होता है कि मामलात बिगड़ गए हैं और जाहिर है ये मामलात उधर ही से थे। अब पोजीशन क्या है? एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर का क्या ये इख्तियार नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर किसको चेंज करे, किसको नहीं करे, आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से लेके दूसरे। लेकिन एक जो रिवायत रही है वो ये कि आर्मी चीफ अगर मूव करते हैं कि जी फ़लाँ जनरल को मुझे यहाँ से रिमूव करना है, तो फिर उस चीज़ को ऑनर किया जाता है नॉर्मली। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बना। इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं दिसंबर 2021 तक जनरल फैज़ को रखना चाहता हूँ, जबकि जनरल बाजवा ने पोजीशन मुख्तलिफ ली उसमें और वहाँ चीज़ें जो है कशीदगी हमें नज़र आती है। फिर उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पूरा आप सिनेरियो ले लें। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में एक तरफ इमरान खान जिस तरह आज बयान दे रहे हैं कि जनरल फैज़ के हटाए जाने से मुझे लगा कि मेरी हुकूमत जा रही है, इसी तरह जनरल फैज़ के रहने से PDM को ये लग रहा था कि उनकी सियासत ख़त्म होने जा रही है, कि जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बना देंगे इमरान खान और फिर PDM, और इसीलिए अदम एतमाद की तहरीक में हमें वो सारा कैरेक्टर्स नज़र आते हैं। तो जब जनरल फैज़ का अगर ट्रायल होता है, मुझे नहीं पता कि बेसिकली किन चार्जेस पे होगा। भट्टी साहब ने कुछ बताए। देखिए 9 मई जो चीज़ें ना, 9 मई वाला मौके में तो ऑलरेडी बहुत से अफसरान को नौकरी से निकाल दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी। अब ये स्पेसिफिक ट्रायल अगर होगा तो क्या जनरल बाजवा के रोल को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं? क्या अगर उनका भी रोल होगा तो ये कितना हाई प्रोफाइल ट्रायल बन सकता है इसमें, और इसमें बहुत सी चीज़ें। और फिर अगर ये कॉन्स्पिरेसी की चार्जशीट बनती है तो इसमें बानी PTI कहाँ फिगर आउट होंगे, उनके खिलाफ कौन से शवाहिद हैं, जनरल फैज़ और इमरान खान के दरमियान पोस्ट रिटायरमेंट जो है वो मुलाकातें रही हैं नहीं रही हैं, कॉन्टैक्ट रहे नहीं रहे, ये सारी चीज़ें जब आएंगी एविडेंस के तौर पे, और हमारे लिए जो हम सब हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम ये होगी कि ये कोर्ट मार्शल होगा। कोर्ट मार्शल में आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि क्या सज़ा हुई, कोर्ट मार्शल के ट्रायल का आपको नहीं पता चलता कि ट्रायल क्या हुआ, किसने वो जाके शायद सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील होगी किसी स्टेज पे, उधर शायद पता चले तो कन्फाइंड होगा ट्रायल, सिर्फ ये चीज़ें पता चलेंगी। तो अगर बहुत ही हाई प्रोफाइल है तो एक अलग सिलसिला है, लेकिन इसका वे आउट क्या है? वे आउट तो ये है कि आप एक हकायक कमीशन बनाएं, और हकायक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जब हम बात करते हैं तो बनाएं
और इसको आइंदा आने वाले वक्तों के लिए फिर आप ये तय करें कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के अंदर क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तय तो ये है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रखेंगे तो जैसे अभी आपने कहा कि क्या सिर्फ ये इंटेल एजेंसी तक ही था या फिर इससे ऊपर भी लेके जाएंगे जहां से वो अहकामात ले रहे थे, क्योंकि भट्टी साहब ने अगेन तफसीलात जो उनके पास मालूमात है वो शेयर करते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि एज अ कोर कमांडर यानी इन यूनिफॉर्म जब थे, भट्टी साहब ने तो अबूरी चालान पेश कर दिया। भट्टी साहब की इत्तलात है, भट्टी साहब के जराए हैं, तो मैं कह रहा हूं भट्टी साहब कर सकते हैं।